Welcome to the latest initiative from CK Birla Hospital, the Healthy You Unlocking Wellness podcast series. Dive into interesting conversations covering an array of health topics, from insightful dialogues to first-hand patient experiences. आइए अनलॉक करें कुछ ऐसी ही वेलनेस स्टोरीज। प्रेगनेंसी एक कपल की लाइफ में ऐसा फेज होता है जिसमें 9 महीने के बाद उन्हें अपना सबसे प्रेशियस गिफ्ट मिलता है, उनका बेबी। जब कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पूरे परिवार में एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड पर पहली बार अपने बेबी की हार्ट बीट देखना ये एक बड़ा ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है, पर कुछ कपल्स के लिए ये मोमेंट लेके आता है डर, परेशानी, फियर, कंफ्यूजन, एंजाइटी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट के साथ साथ दिखाई देते हैं यूट्रस में फाइब्रॉइड्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निवेदिता कौल। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो है प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड्स। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि फाइब्रॉइड्स या रसौली किसे कहते हैं। फाइब्रॉइड्स या रसौली यूट्रस से निकलने वाली एक गांठ को कहते हैं। फाइब्रॉइड्स यूट्रस में जन्म लेने वाले बिनाइन या नॉन कैंसरस ग्रोथ्स या ट्यूमर्स होते हैं। कभी कभी फाइब्रॉइड्स की वजह से एक लेडी को कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है, पर काफी फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, जिसका मतलब है कि ये यूट्रस में जन्म लेते हैं, बैठे रहते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं, पर पेशेंट को इनकी वजह से कोई सिम्टम्स या परेशानी नहीं होती। और खासकर ऐसे फाइब्रॉइड्स इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं अल्ट्रासाउंड पर। मतलब पेशेंट किसी और रीजन के लिए या फिर रूटीन अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उसमें पता चलता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है। सबसे पहली बार जब प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें औरत को पता चलता है कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है। और यही सिचुएशन थी मेरे 3 पेशेंट्स की, मिसेस भावना, मिसेस प्रिया और मिसेस निधि। इन तीनों को ही प्रेगनेंसी में पहली बार अपने यूट्रस के फाइब्रॉइड्स के बारे में पता चला। तो मैं पूछना चाहती हूँ निधि से कि निधि, जब पहली बार प्रेगनेंसी में आपको पता चला कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा जब फर्स्ट स्कैन हुआ तब पता नहीं चला था। इट वॉज अ ट्विन प्रेगनेंसी। फिर मेरे को 2-3 वीक्स बाद ब्लीडिंग हुई और फिर दोबारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तब पता चला कि एक ट्विन का डिमाइस हो गया है और फिर एक और बड़ा फाइब्रॉइड है विच वॉज लाइक 12 to 13 सेंटीमीटर। मुझे डॉक्टर ने बोला कि इट वॉज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ यूट्रस। बहुत ज़्यादा डर लगा कि एक्चुअली कैसे हुआ, कब हुआ, क्योंकि कभी कोई सिम्टम ही नहीं था। बिल्कुल। तो इन तीनों ही पेशेंट्स के यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे, लार्ज फाइब्रॉइड्स थे, 10, 12, 15 सेंटीमीटर तक के। इन तीनों ही की प्रेगनेंसी की जर्नी और कहानी अलग थी। तीनों की ही प्रेगनेंसीज हमने सक्सेसफुली मैनेज करी यहाँ सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी में जब पहली बार अल्ट्रासाउंड पर फाइब्रॉइड दिखाई देता है तो पेशेंट को बहुत ही स्ट्रेस या एंजाइटी होती है और इस टाइम पर इन्हें ज़रूरत होती है सही गाइडेंस की। यहाँ तक कि मेरे पास कितनी बार पेशेंट्स ने आके बताया है कि जब प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड का पता चला तो उन्हें डॉक्टर्स ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की राय दी, ये कहकर कि आगे प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। पर फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी होना, इसे हम बड़ा फॉर्चुनेट समझते हैं, नेचर की ब्लेसिंग समझते हैं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की राय देते हैं। और जैसा कि आप आगे के डिस्कशन में देखेंगे कि मोस्ट केसेस में प्रेगनेंसी स्मूथली कंटिन्यू करती है और अगर कॉम्प्लिकेशंस होती भी है तो वो मैनेज हो जाती है। तो जो पहला सवाल मन में आता है प्रेगनेंसी और फाइब्रॉइड्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हुए या प्रेगनेंसी से पहले किसी औरत को पता चले कि उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, तो क्या इन फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करना हर केस में जरूरी होता है प्रेगनेंसी से पहले? इसका आंसर है नहीं।
हर फाइब्रॉइड को ट्रीट करना प्रेगनेंसी होने से पहले जरूरी नहीं होता। हमें यह भी समझना जरूरी है कि फाइब्रॉइड्स का एकमात्र डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सर्जरी। हम मेडिसिन द्वारा फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करा सकते हैं साइज में टेम्पोरेरीली, पर घुला नहीं सकते पूरी तरह से। तो अगर हमें फाइब्रॉइड से छुटकारा चाहिए तो हमें इसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है जिसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं। इस सर्जरी में हम यूट्रस पर चीरा लगाकर फाइब्रॉइड इन्यूक्लिएट कर लेते हैं, स्कूप आउट कर लेते हैं और यूट्रस को इंटैक्ट छोड़ देते हैं फ्यूचर चाइल्ड बेयरिंग के लिए। आजकल अच्छे सेंटर्स में ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा हो रही है, की होल विधि द्वारा हो रही है और बहुत सेफली हो रही है। अगर आपके फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक है, मतलब अगर इसकी वजह से आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, फाइब्रॉइड्स कारण है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमें फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी होने से पहले निकाल देने चाहिए। एक तरह के फाइब्रॉइड जिनका मैंने अभी जिक्र किया, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स, जो यूट्रस की कैविटी में बल्ज करते हैं और उस स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। यूजुअली ये फाइब्रॉइड्स सबसे ज्यादा सिम्टम्स और परेशानी करते हैं, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत करते हैं, प्रेगनेंसी होने पर मिसकैरेज कॉज कर सकते हैं। तो यूजुअली सिग्निफिकेंट सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स जो यूट्रन कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी हम निकालने की सलाह देते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, हर तरह के फाइब्रॉइड को हमें प्रेगनेंसी होने से पहले सर्जिकली रिमूव करना जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस में ये फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी होने भी देते हैं, प्रेगनेंसी होने में इंटरफेरेंस नहीं करते और प्रेगनेंसी होने पर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते। फाइब्रॉइड्स के साथ नॉर्मली प्रेगनेंसी का क्या कोर्स रहता है, प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और इन्हें हम कैसे मैनेज करते हैं। प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में फाइब्रॉइड्स की वजह से ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन हुई प्रेगनेंसी में हमारी पेशेंट मिसेस भावना को, और भावना को आई थिंक 12 वीक्स के अराउंड काफ़ी हेवी ब्लीडिंग हुई ऑल ऑफ अ सडन। इन्हें हमें एडमिट करना पड़ा और 1-2 दिन के एडमिशन के बाद हमने इनके मेडिसिन पे इनको डिस्चार्ज किया और उसके बाद आई थिंक इनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथली कंटिन्यू करी, बिल्कुल एंड तक। अब प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद, प्रेगनेंसी के लेटर हाफ में, सेकेंड हाफ में, फाइब्रॉइड्स के साथ कभी कभी एक यूनिक कॉम्प्लिकेशन नजर आती है जिसका नाम है रेड डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स। अब इस कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स, खासकर जो बड़े हैं साइज में, जैसे जैसे प्रेगनेंसी के साथ ग्रो करते हैं तो उनकी ब्लड सप्लाई में कमी आने लगती है, इस्कीमिया होने लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर गलावट आने लगती है, जिसे हम डिजेनरेशन कहते हैं। रेड डिजेनरेशन की कॉम्प्लिकेशन फेस की मेरी पेशेंट मिसेस निधि ने, जिनको 5.5 महीने में हमें ये कंडीशन डायग्नोज की। तो निधि, एक बार उस टाइम पर जब आपको ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो अपनी एक्सपीरियंस आप हमें बताएंगे? पहले बस पेन हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, बट 2 दिन तक वो चलता ही रहा। फिर जब यहाँ पे हॉस्पिटल में आई तब पता चला कि ये तो फाइब्रॉइड का पेन है। मुझे एडमिट किया गया। वो पेन मुझे 3 दिन तक रखा, बहुत पेन था, बहुत IV फ्लूइड्स वगैरह मुझे दिए गए। आफ्टर 3 डेज वो पेन सेटल हुआ थोड़ा, बट अगेन था वहाँ पे। और फिर जब भी मैं डिस्चार्ज हुई उसके 2 वीक्स तक मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला गया। बिल्कुल। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था वो 5 दिन मेरे लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रेगनेंसी में मुझे लग रहा था कि कोई क्वेश्चन मार्क ना हो जाए। बिल्कुल। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो ग्रोइंग प्रेगनेंसी के साथ जैसे जैसे बच्चे की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, यूट्रस की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, फाइब्रॉइड्स भी जाहिर सी बात है बड़े होते हैं साइज में। तो रिसर्च ने बताया है कि जनरली फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट हाफ में काफी ग्रो कर जाते हैं साइड्स में। कितना ग्रो करते हैं ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। और उसी तरह डिलीवरी के बाद जैसे जैसे यूट्रस श्रिंक करता है, यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम होती है, फाइब्रॉइड्स भी मोस्ट केसेस में काफी हद तक श्रिंक हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में, जिनको हम 3rd ट्राइमेस्टर कहते हैं, फाइब्रॉइड्स की वजह से परेशानी आ सकती है, जैसे कि टाइम से पहले डिलीवरी के पेन शुरू हो जाना, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, या फिर बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आना, जिसे हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं।
मेरे तीनों ही पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स इन सबके बहुत ही स्मूथली निकले। अब आते हैं डिलीवरी के टाइम पर। तो ये जनरल धारणा है कि अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो डिलीवरी सिजेरियन द्वारा ही होगी। ऐसा सही नहीं है। फाइब्रॉइड्स के साथ हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं, खासकर ऐसे फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस के ऊपर के पार्ट से ग्रो कर रहे हैं, यूट्रस में बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, मतलब सबसेरोजल फाइब्रॉइड्स हैं। और मैंने अपने तीनों ही पेशेंट्स में पूरे टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की। इन तीनों में से मिसेस भावना हैड लार्ज फाइब्रॉइड्स। इनके यूट्रस में 2 बड़े सबसेरोजल 10-12 सेंटीमीटर तक के फाइब्रॉइड थे। इनकी डिलीवरी नॉर्मली हो पाई। तो भावना, आप मुझे अपने नॉर्मल डिलीवरी का फाइब्रॉइड्स के साथ का एक्सपीरियंस बताएंगे? इनिशियली तो जस्ट लाइक एनी अदर प्रेग्नेंट लेडी विद फाइब्रॉइड्स, मुझे भी ये वरी करता था कि फाइब्रॉइड्स के साथ क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या सिर्फ सी सेक्शन पॉसिबल है। एंड हैविंग रेड सो मैनी स्टफ ऑन इंटरनेट एंड इन बुक्स एज वेल, यही लगता था देयर आर 90% चांसेस कि सी सेक्शन ही होगा। बट व्हेन आई मेट यू, यू टोल्ड मी दैट देयर आर आल्सो चांसेस कि नॉर्मल डिलीवरी भी बिल्कुल हो सकती है एंड यू विल ट्राई कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए। बट एंड में जब कॉन्ट्रैक्शंस हुए एंड विद योर सपोर्ट एज वेल, ऑल्दो इट वाज वेरी पेनफुल बट एवरीथिंग इज वेल इफ इट एंड्स वेल। तो नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बिल्कुल। कभी कभी फाइब्रॉइड्स की वजह से बच्चा आड़ा या तिरछा या उल्टा हो जाता है, ट्रांसवर्स, ओब्लिक या ब्रीच, जिसकी वजह से हमें पूरे टाइम पर सिजेरियन करना पड़ता है। अब ऐसे फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस के निचले हिस्से में है या फिर यूट्रस के माउथ या यूट्रस के एग्जिट सर्विक्स से अराइज कर रहे हैं, इन फाइब्रॉइड्स, और खासकर अगर ये फाइब्रॉइड्स बड़े हैं साइज में, तो इन फाइब्रॉइड्स में अगर हमें लग रहा है कि ये फाइब्रॉइड्स बेबी के डिलीवरी के रास्ते में आएंगे, बेबी के नीचे डिसेंट के रास्ते में आएंगे डिलीवरी के दौरान, तो ऐसी सिचुएशन में भी कभी कभी हमें सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ सकता है। बट मोस्ट केसेस में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश हो सकती है। अब मिसेस प्रिया के केस में, प्रिया हैड अ बिग फाइब्रॉइड इन हर यूट्रस। इनका फाइब्रॉइड यूट्रस के मिडिल से लोअर पार्ट से अराइज कर रहा था और इनका फाइब्रॉइड बाकी दोनों से अलग था क्योंकि ये यूट्रस की कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा था। वो एक सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड था। तो इनके लिए भी हमने पूरे टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करी। इनको आई थिंक पानी छूट गया था पूरे टाइम पर। नहीं, कॉन्ट्रैक्शंस हुए थे। अच्छा, तो पूरे टाइम पर जब इनको कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हुए तो फिर कुछ देर वेट करने के बाद हमने इनके लेबर पेन्स को ऑगमेंट किया और इनको बहुत ही अच्छे कंट्रैक्शंस आ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी प्रोग्रेस 5 सेंटीमीटर पर अटक गई। 4 घंटे तक 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन से इन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया क्योंकि बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा था और हमें समझ में आया कि शायद ये फाइब्रॉइड ही है जो बेबी को नीचे नहीं आने दे रहा और इस वजह से हमें इनका इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, निधि के केस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे जो मोस्टली यूट्रस के बाहर की तरफ ग्रो कर रहे थे। सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स थे। लार्जेस्ट आई थिंक 12 से 14 सेंटीमीटर तक का था। सिजेरियन जब इनका हमें करना पड़ा तो सिजेरियन में बेबी निकालने के बाद, यूट्रस क्लोज करने के बाद, जब हमने फाइब्रॉइड्स की लोकेशन असेस करी तो हमें ये लगा कि ये फाइब्रॉइड्स हम सेफली निकाल सकते हैं। तो इनकी कंसेंट लेकर, इनकी परमिशन लेके हमने इनके सारे फाइब्रॉइड्स सक्सेसफुली और सेफली निकाले। इनकी सर्जरी बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही मिनिमल एक्स्ट्रा ब्लड लॉस हुआ। आई थिंक 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा और इनका हॉस्पिटल से आफ्टर सिजेरियन वैसा ही था जैसे कि कोई भी और सिजेरियन डिलीवरी होती है। और आज 1 महीने के बाद शी इज फुल्ली रिकवर्ड एंड स्माइलिंग एट आवर कैमरा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम प्लान नहीं कर रहे कि हमें फाइब्रॉइड्स निकालने हैं, बट फाइब्रॉइड्स निकालना सिजेरियन के टाइम पर ज़रूरी हो जाता है। ये एक इमरजेंसी हाई रिस्क सिचुएशन होती है। ऐसा होता है उन फाइब्रॉइड्स के केसेस में जो खासकर यूट्रस के लोअर पार्ट में है, बड़े हैं साइज में, क्योंकि लोअर पार्ट ही यूट्रस की वो जगह है जहाँ पे हम नॉर्मली कट देकर, इंसिशन देकर बेबी निकालते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि सिजेरियन के दौरान फाइब्रॉइड्स की लोकेशन की वजह से बेबी की डिलीवरी में
दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, एक्स्ट्रा ब्लड लॉस हो रहा है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन हमने फेस की मिसेस प्रिया के सिजेरियन में। इनके केस में हमने प्लान नहीं किया था कि हम सिजेरियन के टाइम पर फाइब्रॉइड निकालेंगे, पर बेबी की डिलीवरी के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि पूरा का पूरा फाइब्रॉइड उस इंसिशन में बल्ज कर रहा है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम वो इस इंसिशन क्लोज करें फाइब्रॉइड निकाले बगैर। तो फाइब्रॉइड निकालना उस टाइम पर एक हमारे लिए ज़रूरत बन गई, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। पर इनका बड़ा सा फाइब्रॉइड भी हमने बहुत सेफली और सक्सेसफुली सिजेरियन के टाइम पर निकाल दिया। तो मैं प्रिया से ये पूछना चाहूँगी कि सिजेरियन के दौरान या सिजेरियन के बाद जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि बेबी के साथ साथ हमने फाइब्रॉइड भी निकाल दिया है, तो आपको कैसा लगा? तो जब मैं ओटी में थी, आफ्टर बेबी को जब मैंने देखा तो आई हर्ड योर वॉइस। आप भी थोड़े पैनिक हो गए थे क्योंकि वो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी, बट उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई। बट व्हेन आई गॉट टू नो कि ओह फाइब्रॉइड भी निकल गया सर्जरी में, तो आई वाज रिलैक्स्ड। आई नेवर थॉट कि कुछ हो सकता है ऐसा, बट या मुझे यही कंसर्न था कि पूरी प्रेगनेंसी मेरी बहुत स्मूथली निकली, बट व्हाट इफ इतने बड़े फाइब्रॉइड के साथ कभी इन फ्यूचर मुझे दिक्कत हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे फिर मुझे दोबारा मतलब एक सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो आई वाज स्कैर्ड, बट बाय गॉड्स ग्रेस ये चीज भी हो गई। आई वाज इन सेफ हैंड्स, सो थैंक यू सो मच प्रिया फॉर योर फेथ। सिजेरियन के टाइम पर फाइब्रॉइड निकालना ये एक बड़ा वेल थॉट ऑफ डिसीजन होना चाहिए, बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए, और ये डिसीजन आपको अपने डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के डिस्क्रिशन पर छोड़ देना चाहिए। तो अब हम एंड पे आते हैं इस पॉडकास्ट के। मैं एंड में यही बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो घबराएं मत, क्योंकि जैसे कि आपने इस डिस्कशन से समझा होगा, मोस्ट केसेस में प्रेगनेंसी स्मूथली आगे चलती है और अगर कॉम्प्लिकेशंस होती भी हैं तो वो मैनेज हो जाती है। अगर आपके यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, लार्ज फाइब्रॉइड्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। डिलीवरी के टाइम पर एक्सेसिव ब्लीडिंग, सिजेरियन के चांसेस, सिजेरियन के टाइम पे एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स होने के चांसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना डॉक्टर और अपना हॉस्पिटल वाइजली चूज करें। इन द एंड मैं बहुत दिल से थैंक करना चाहूँगी अपने तीनों पेशेंट्स का फॉर देयर फेथ इन मी, फॉर द फैक्ट कि ये फुल टाइम मदर्स हैं। प्रिया और निधि को तो सिर्फ एक ही महीना हुआ है डिलीवरी किए हुए, तो अपने बेबी से टाइम निकाल कर इन्होंने हमें टाइम दिया है, हमें मौका दिया है अपनी प्रेगनेंसी स्टोरीज आप तक लाने का। तो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।